हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हमारे 6th लेक्चर के अंदर। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पर आज फाइनली हम इसे कंप्लीट कर देंगे। जो हमारे 3 मेजर टॉपिक्स बचे थे इस लेक्चर के लास्ट वाले, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारा लैक ऑपेरॉन आ रहा था, दूसरा आ जाएगा हमारा कौन सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और लास्ट आ जाएगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तीनों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और हर एक थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिक व्यू से आपको मैं समझाने की 100% कोशिश करूंगा कि आपको इसके बाद और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ये आपका लास्ट लेक्चर हुआ हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस का, ताकि इसके बाद आप कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए। मैं अपना पूरा 100% कोशिश करूंगा। और तो और हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हमारा क्यों डीएनए फिंगर हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसका टर्म दिया गया, क्या काम आता है साइंटिस्ट से, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये, अगर किसी का रेप हुआ है तो कैसे साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि यहाँ पे उसका रेप विक्टिम कौन है, किसने इसका रेप किया है। दूसरा पैटर्निटी टेस्ट, बहुत सारे लोग यहाँ झगड़े किए जाते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारी बेटी नहीं हो। तो इसके ऊपर हम देखेंगे पैटर्निटी टेस्ट हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। और हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा आज तक का मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, क्यों इसमें ऐसा मेगा प्रोजेक्ट, क्या बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों था, कितने सालों तक काम किया गया, किन से बेस पे इसके अंदर इस्तेमाल किए गए। और तो और लास्ट हम बात करेंगे लैक ऑपेरॉन के टॉपिक के बारे में कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसा होता है, कैसा एक रेगुलेट करता है हमारा जीन हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चरल जीन को, और कैसे उनसे फंक्शन लेता है। तो ये सब जानने के लिए आपको आज का लेक्चर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलिए आज के अमेजिंग लेक्चर को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम। कंट्रोलिंग द अमाउंट एंड द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, मतलब सेल के रिक्वायरमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, जीन का फॉर्मेशन करेंगे कि जीन प्रोडक्ट बनाएंगे। जीन के प्रोडक्ट कि हमारे सेल की सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो सके उसके लिए अच्छा खासा उसे टाइम देंगे, रेगुलेट करेंगे टाइम को, कितना टाइम में हमें बनना चाहिए, कितना अमाउंट इसका बनना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा जीन बन सके और जीन से क्या हो सके, हमारे सेल की सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। क्योंकि जीन ही तो ना हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और कहाँ पे होता है हमारा जीन, कहाँ लोकेटेड होता है हमारा डीएनए के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में इसके बाद से बात की है रेगुलेशन ऑफ जीन के ऊपर कि हमारा जीन कहाँ होता है, क्या होती है हमारी फंक्शन यूनिट हमारे जीन की, हमारे डीएनए की क्या फंक्शन यूनिट होती है, जीन होता है, जीन की क्या फंक्शन यूनिट होती है। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो सिस्ट्रॉन होता है। सिस्ट्रॉन के अंदर भी दो टॉपिक आते हैं हमारे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। दोनों अलग अलग काम करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड की लंबी सी चेन बनाती है, कुछ हमारी चेन बनाती है। तो जिसमें बहुत सारी चेन बनती है हमारी पॉलीसिस्ट्रॉनिक की, वो होता है हमारा कौन सा, सिस्ट्रोन का सेकंड वाला टाइप की। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक से ज्यादा सिस्ट्रोन हमारे पाए जाएंगे तो ज्यादा अमाउंट हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो यहाँ पे वही होगा, जीन अगर यहाँ पे अच्छा खासा हमारा बन गया, रिक्वायरमेंट हमारे सेल के हिसाब से सारी पूरी हो रही है, तो जीन से हमारी अच्छी खासी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। अच्छी पॉलीपेप्टाइड की चेन है तो उससे अच्छे अच्छे अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, अच्छे अच्छे अमीनो एसिड उससे हमारा प्रोटीन और एंजाइम बहुत अच्छा बनेगा, एकदम जबरदस्त बनेगा। तो समझ लीजिए अगर हम पेप्सिन यहाँ बनाना चाहते हैं, तो पेप्सिन क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम, एक एंजाइम आता है। अगर हम स्टोरी लाइन समझेंगे तो कैसे समझेंगे, एक समझ लीजिए एग्जाम्पल हमारे कोई फ्रूट का, समझ लीजिए मैंगो का। तो मैंगो का अगर हम अच्छा हाइब्रिड बीज को अगर हम लगाते हैं, समझ लीजिए जीन जो है हमारा बीज है, तो उसको अच्छा खासा हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, अच्छा पानी देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, ताकि वो अच्छे से हमारे क्या मिल सके, हमें पॉलीपेप्टाइड की चेन मिल सके। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बन गया हमारा, यहाँ पे ग्रो हो गया हमारा मैंगो का ट्री। अब मैंगो का ट्री ग्रो करने से थोड़ा तो उसकी देखभाल भी अच्छे से करनी पड़ती है, और फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, मिनरल्स देने पड़ेंगे, सॉरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारे सर कुछ करना पड़ेगा, हमने छाव देनी पड़ेगी, शेड लगाना पड़ेगा ताकि जल्दी पत्ते खराब ना हो, पानी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सीजन अगर चेंज हो तो उस हिसाब से हमें केयर करनी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना अच्छा हम पॉलीपेप्टाइड चेन को रखेंगे, जितने अच्छे छोटे हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, मतलब कि जितना अच्छा हम रिक्वायरमेंट देंगे हमारे मैंगो के ट्री को, उतनी ही अच्छे हमें क्या बनेंगे, अमीनो एसिड की चेन बनेगी। क्या मिलेंगे हमें, अगर हमारे अमीनो एसिड अगर अच्छे रहो, एकदम जबरदस्त रहे, तो प्रोटीन और एंजाइम हमें एक्सीलेंट क्वालिटी के यहाँ मिलेंगे, जिससे कंट्रोल होगी हमारी सारी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो भी हमारी बॉडी में पाई जाती है। मतलब कि 4 सालों तक 5 सालों तक अच्छा खाद दिया उसको, मतलब हर फर्टिलाइजर उसको प्रोवाइड किया, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड किए, अगर सीजन चेंज हुआ उसकी देखभाल अच्छे से की, तो कुछ सालों के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद जो अमीनो एसिड रहेंगे हमारे अच्छे खासे, वो प्रोटीन बना लेंगे, हमारे एंजाइम बना लेंगे। एंजाइम हो गया, पेप्सिन हो गया हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि होता है। तो यहाँ पे क्या बना था, हमारा फ्लावरिंग दे रहा था हमारे मैंगो ट्री के अंदर, तो यहाँ से हमें अच्छे खासे मैंगो मिलेंगे, अच्छे खासे एकदम। बीज तो आपने एक ही सन का लगाया था, मिल रहा को कितने अच्छे चीज यहाँ पे रही है, देख सकते हैं ना। तो जीन तो यहाँ पे एक रहेगा, पर वो पॉलीपेप्टाइड जब चेन बनाएगा,
उससे अमीनो एसिड बनेंगे, प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे, तो सारे के सारे यहाँ पे हमारे फिजियोलॉजिकल कंट्रोल रहेंगे, जो भी हमारी बॉडी में नीडेड होंगे वो सारा का सारा कंट्रोल करेंगे हमारे जीन। तो जीन क्या करता है, सबको रेगुलेट करता है, एक्सप्रेस करता है अपने कंडीशंस को कि ये मेरी कंडीशन है, आपको इतना टाइम मुझे देना पड़ेगा, इतनी मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी सेल की और इतना अमाउंट में मुझे एनर्जी चाहिए होगी, ताकि मैं अपने आप को अच्छे तरीके से फॉर्मेशन करूँ हमारे जीन के प्रोडक्ट का, कि मतलब मैं अपने आप को अच्छे से बना सकूँ, ताकि मुझसे पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस हो सके अच्छी खासी, अमीनो एसिड मस्त बन सके और उससे हमारा एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रोटीन और एंजाइम बन सके, जो कि क्या कंट्रोल करेगा, हमारी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल कंट्रोल करेगा, जो भी हमारे नीड्स है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और डाइजेशन, ये सारे सारे सिस्टम को हमारे कंट्रोल करेगा। और भी बहुत से सिस्टम आते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे कौन, एक जीन। तो इसी टर्म को हम कहेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसी के अंदर हमारे दो टाइप आते हैं, इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन सेल्स और सारे प्लांट और एनिमल्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरियल और वायरल सेल, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यूकैरियोट्स में कैसा होता है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसके बारे में हम देखते हैं। द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट 4 लेवल। हमारे यूकैरियोट्स के अंदर 4 लेवल के ऊपर हमारा क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। कौन कौन से, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्राइब। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे की जाएगी। दूसरी, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग लेवल, मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, रेगुलेशन किया जाएगा हमारा स्प्लाइसिंग, इंट्रोन को निकालेंगे, एक्सोन को जोड़ेंगे, ये वाला सब आ जाएगा किसमें, हमारा जीन के अंदर। ये जीन एक्सप्रेशन के लिए अंदर हमारा आ जाएगा यूकैरियोट्स में। प्रोसेसिंग लेवल की हमारा स्प्लाइसिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि स्प्लाइसिंग क्या होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। इंट्रोन को निकाला जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा हमारे एक्सोन का एक हमारे इंटरमीडिएट फैशन के अंदर। कैपिंग और टेलिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें मैच्योर आरएनए मिल सके यहाँ से। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा मैच्योर एमआरएनए बन चुका है उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के जरिए हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि वहां पे क्या हो सके, ट्रांसलेशन हो सके। उसके बाद तो यहाँ पे ट्रांसलेशन यूनिट आएगा हमारा लास्ट फोर्थ वाला, कि ट्रांसलेशन यूनिट में क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे, अमीनो एसिड जुड़ेंगे और उससे हमें क्या बनेगी, प्रोटीन की बनाएगी हमारी सिंथेसिस। तो ये 4 लेवल होते हैं हमारे यूकैरियोट्स के अंदर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एकदम डीप में अच्छे से पढ़ चुके हैं हमारे तीनों लेक्चर के अंदर, जो कि लास्ट थे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई हुई क्लास 12 बायोलॉजी के नाम से, आप सारे चैप्टर्स में जाके देख सकते हैं, एक से एक हमारे लेक्चर्स में है। और जो हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का उसमें प्लेलिस्ट है वो सबसे बेस्ट बना हुआ है, जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से मैंने समझाया, डायग्रामेटिक व्यू पूरा फील आ जाएगा आपको जेनेटिक्स का उसके अंदर। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इन प्रोकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी ओनली एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। की प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा रेगुलेशन कहाँ होता है, हमारे जीन का सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर, की उसमें सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल ही आएगा जिसमें हमारा प्राइमरी ट्रांसक्राइब बनेगा हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। समझ आई आपको बात की। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे चारों लेवल पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ हमारा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पाया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। सेकंड टॉपिक में मूव करते हैं इस लेक्चर के, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन लैकोपेरोन। लैकोपेरोन के अंदर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, कैसे जीन को रेगुलेशन किया जाता है। तो इट वॉज गिवन बाय फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यू मोनार्ड इन 1961। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे रेड कलर या ब्लैक कलर में जो भी लिखा होगा वो हमारे इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट रहेंगे हमारे एनसीईआरटी बुक के। तो आप वो बातों को याद रखिएगा, वो पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं 1 वर्ड्स में या फिर 1 लाइन आंसर के अंदर। फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यू मोनार्ड नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, और इस अगर शॉर्ट में देखें तो इस फ्रैगमेंट को हम क्या कहते हैं, जैकब मोनार्ड लैकोपेरोन एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है, जो कि कब प्रपोज हुआ था, 1961 के अंदर। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था लैकोपेरोन का वो प्रपोज किया गया था। आगे देखते हैं, इन लैकोपेरोन, लैक रिफर्स टू लैक्टोज। लैकोपेरोन के अंदर हमारा लैक जो होता है रिफर्स करता है सब्जेक्ट हमारा किसको, हमारा सब्सटेंस लैक्टोज को क्या करता है, रिफर्स कर रहा है, मतलब कि लैक्टोज को प्रेजेंट कर रहा है कि जो भी ये प्रोसेस हो रहा है हमारी लैकोपेरोन की, जो कि जैकब और मोनार्ड कर रहे हैं, वो हमारा लैक्टोज के प्रेजेंस में हो रहा है। लैक्टोज क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव मीडियम होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म को, हो गया बैक्टीरिया, हो गया वायरस, हो गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हो गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हो गया, सबको ग्रो कराने के लिए फूड सोर्स के हिसाब से लैक्टोज का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी एक्सपेरिमेंट जो कि जैकब और मोनार्ड ने किया था, किसका, लैकोपेरोन का। लैकोपेरोन फंक्शन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज लैकोपेरोन। लैकोपेरोन के फंक्शन को हम ऐसे अरेंज करते हैं, किस तरह से, एक तो हमारा प्रमोटर रीजन रहेगा जिसके अंदर सारे हमारे स्टार्टिंग और उसके अंदर हमारी काम करने वाली चीजें आएगी,
दूसरा आ जाएगा हमारा रेगुलेटरी जीन, जिसके अंदर कुछ कुछ सिस्टम होंगे जो कि हमारे काम करेंगे हमारे इसके ऊपर, जो कि रेगुलेट करेंगे हमारे जीन को कि तुम इस तरीके से काम करो ताकि जितनी भी हमारी नीड्स है हमारी वो तुम फुलफिल कर सको। तो इसी तरह हम दोनों टर्म को अरेंज करके जब देखते हैं तो हमारे यहाँ पे लैक ऑपरेंड का यहाँ पे टर्म आता है, जो कि किसने दिया था, जैकब मोनार्ड ने दिया था। तो लैक ऑपरेंड के अंदर हमारे 5 टर्म आते हैं जो कि काम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। फर्स्ट आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल जीन, सेकंड आ जाएगा प्रमोटर, थर्ड आ जाएगा ऑपरेटर, फोर्थ आ जाएगा रेगुलेटरी जीन एंड फिफ्थ आ जाएगा इंड्यूसर। जैसे हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर आ रहा था ना, हमारा स्ट्रक्चरल जीन आ रहा था, प्रमोटर, टर्मिनेटर, इंड्यूसर, और हमारा स्ट्रक्चरल जीन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमारा एमआरएनए क्या हो रहा था, वहां पे स्ट्रक्चरल जीन बना रहा था, उससे फिर पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही थी। टीआरएनए में वैसे ही कुछ हो रहा था हमारे ट्रांसलेशन के अंदर, उसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी हमारी जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर प्रमोटर जीन था। उसी तरीके से लैक ऑपरेंड के अंदर भी सारे टर्म्स आएंगे, यूज किए जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ट्रांसक्राइब एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ZYA, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एमआरएनए रहेगा यहाँ पे ट्रांसक्राइब किया जाएगा हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कौन कौन सिस्टम इसमें काम करेंगे, Z, Y और A जो हमारे रीजन रहेंगे हमारे स्ट्रक्चरल जीन के, वो इसमें काम करेंगे। कौन से, 3 रीजन, Z रीजन, Y रीजन और अल्फा रीजन। सेकेंड पॉइंट प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब कुछ यहाँ से प्रमोट करना। बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये क्या करेगा, हमारे आरएनए पॉलीमरेज से जाके बाइंड करेगा और इनिशिएट करेगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। कौन, हमारा प्रमोटर रीजन। तीसरा आ जाता है हमारा ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे कुछ ऑपरेट किया जाएगा। एडजेसेंट सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर द रेप्रेसर प्रोटीन बाइंड इट, हमारा ऑपरेटर रीजन क्या होता है, जस्ट हमारे प्रमोटर के इस तरफ में होता है, मतलब हमारे राइट साइड में होता है। और जो हमारा रेप्रेसर प्रोटीन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो जाके हमारे प्रमोटर रीजन से क्या करता है, बाइंड कर लेता है, उसकी जो प्रोसेस रहती है वहां पे वो स्टॉप कर देता है। क्यों करता है उसको हम आगे देखेंगे। फोर्थ आता है हमारा रेगुलेटरी जीन, कोड फॉर रेप्रेसर प्रोटीन। इन केस ऑफ लैक ऑपरेरॉन इज आई जीन, इट बाइंड विद ऑपरेटर, दैट्स व्हाई द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल स्विच ऑफ। मतलब कि जहां पे अगर हमारा इंड्यूसर नहीं आएगा तो जिसके अंदर रेगुलेटरी जीन के अंदर हमारा रेप्रेसर जो पाया जाएगा ना, वो जाके बाइंड कर देगा हमारे ऑपरेटर से और स्टॉप कर देगा और हमारे स्विच ऑफ कर देगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्विच ऑफ कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे लैक्टोज नहीं मीडियम प्रेजेंट होगा, दूसरा यहाँ पे हमारा इंड्यूसर के पास अगर कोई यहाँ पे काम नहीं करेगा, इंड्यूसर अगर स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर, तो रेप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो इसी के चक्कर में हमारा लैक ऑपरेरॉन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगी। तो अगर इंड्यूसर यहाँ पे एब्सेंट रहा तो ये कंडीशन स्विच ऑफ हो जाएगी, लैक्टोज एब्सेंट रहा तो बैक्टीरिया वही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे स्विच ऑन कंडीशन होती, मतलब कि अगर ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कराना होगा तो कैसे कराएंगे हम, इंड्यूसर को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इंड्यूसर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज, द रिप्रेसर is inactivated by interaction with the inducer. This is allow RNA polymerase access to the promoter and transcription around process and switch on condition is here in the lac operon condition. मतलब कि अगर यहाँ पे देखो, अगर हम पूरा सम अप करके देखें तो कैसे देखेंगे हम, समझ लीजिए हमारे पास एक बैक्टीरिया है अर्शिशिया कोलाई, जिसको हम कहते हैं इकोलाई। शुरुआत से आपने देख रहा होगा सारे एक्सपेरिमेंट हमने इकोलाई के ऊपर किया, बेचारा इकोलाई बैक्टीरिया थोड़ा दया आता है उसके ऊपर। तो अगर अर्शिशिया कोलाई के पास कोई मीडियम रहेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा ना, या फिर किसी होस्ट करने जाएगा तभी वहां पे क्या करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, अपने कल जनसंख्या बढ़ा के वहां पे क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करके अपने वंश को आगे बढ़ाएगा और खुद ब खुद भी आगे जनरेशन बाय जनरेशन जाएगा उसका डीएनए। तो लैक्टोज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम किसके लिए, हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन मीडियम के लिए, ताकि जो हमारा अर्शिशिया कोलाई रहे यहाँ पे क्या कर सके, ग्रो सके। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अगर हम पोटैटो का एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अर्शिशिया कोलाई अगर हम पोटैटो के ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, पोटैटो के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच मात्रा में पाया जाता है। तो उससे वो क्या करेगा, वहां से ग्लूकोज ले लेगा कार्बोहाइड्रेट से बना के। क्लियर। उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए मेन, ग्लूकोज से तो एनर्जी आती है ना हमारी बॉडी के अंदर। अगर कहीं भी चक्कर वक्कर आते हैं, बीपी लो होता है तो ग्लूकोज ही पीते हैं हम लोग भी। तो न्यूट्रिशन मीडियम क्या होगा, हमारे ग्लूकोज ही होगा हमारे अर्शिशिया कोलाई के अंदर भी। तो उसी को वो लेगा हमारे कार्बोहाइड्रेट छोड़ के हमारे से, किससे, हमारे पोटैटो से। पर वही अगर इकोलाई को अगर हम दूध के अंदर डाल दे तो क्या होगा, दूध के अंदर तो लैक्टोज पाया जाता है ना, तो वो लैक्टोज को वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर और ग्लूकोज को अपने इंटेक कर लेता है और गैलेक्टोज को तक काम में रहता है, वो परमेबल बस करता है सेल को। तो ग्लूकोज को वहां पे क्या किया उन्होंने, इंटेक किया, लैक्टोज को तोड़ थाड़ के। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि चलिए काम करते हैं, लैक्टोज अगर ये ले लेता है तो ठीक है, परमेबल स्विच ऑन कंडीशन होगी, सारी चीजें यहाँ पे जो हमारे इंड्यूसर कर पा रहा है वो कर पाएगा। पर अगर लैक्टोज एब्सेंट रहेगा, अगर आपको ऐसे कोई मीडियम में डाल देंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है या बहुत ज्यादा ठंडी है, हम वहां पे रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे, कोई भाग जाएगा वहां से। पर वहीं पे अगर आपको ऐसी कंडीशन में डाल दी जाए कि हर चीज आपको मिले,
आरामदायक बिस्तर मिले, ठंडी हवाएं मिले, खाने को अच्छा मिले, सोने को अच्छा मिले, तो आप वहां पे रह सकते हैं आराम से। वैसे ही अर्शिशा कोलाई के साथ भी किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर की लैक्टोज मीडियम दिया जाएगा, भरपूर मात्रा में से प्रोटीन मिलेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू दी जाएगी। पर दूसरे एक्सपेरिमेंट में वही स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर अगर लैक्टोज एब्सेंट रहा तो अर्शिशा कोलाई तो मर जाएगा ना बेचारा, बड़ी दुख की बात है। तो रेगुलेटर जीन के अंदर यही होगा, स्विच ऑफ कंडीशन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की पाई जाएगी। तो अगर हम सम अप करके देखेंगे तो हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो देखते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमारी प्रोसेस जो है लैक ऑपरेरॉन की यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। जेड, वाई और एस के हमें क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज हमारा स्टार्ट करेगा, हमारी कौन सी प्रोसेस इनिशिएट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की। तीसरा आ जाएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर सीक्वेंस के अंदर क्या आता है, हमारा एडिशन सीक्वेंस होता है हमारे प्रमोटर के बाजू का, मतलब कि प्रमोटर के साइड में होता है हमारा ऑपरेटर रीजन, मतलब यहाँ पे कुछ ऑपरेट करेगा। ऐसा समझ लीजिए आपके कोई घर का कुछ सारा सिस्टम कौन चलाता है, मम्मी पापा संभालते हैं, मेन पापा संभालते हैं, मम्मी उसके अंदर अंदर काम करते हैं। जब तक हमारा ऑपरेटर को यहाँ पे सिग्नल नहीं देगा, जब तक कोई कमांड नहीं देगा, प्रमोटर भी क्या कर सकता है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटर जब तक कोई सिग्नल नहीं देगा हमारे प्रमोटर को, तब तक यहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आगे बढ़ नहीं सकती। तो एडिशन सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर, द रेप्रेसर प्रोटीन बाइंड इट। अगर यहाँ पे लैक्टोज अगर एब्सेंट रहा, स्विच ऑफ कंडीशन रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, रेप्रेसर प्रोटीन जो हमारा रेगुलेटरी जीन कोड करता है वो आके इससे बाइंड कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप करके स्विच ऑफ कंडीशन कर देगा यहाँ पे। पर अगर हमारा रेगुलेटरी जीन के अंदर रेप्रेसर प्रेजेंट रहा, साथ साथ हमारे अंदर कंडीशन के अंदर लैक्टोज भी रहा, इंड्यूसर भी आ गया, तो क्या होगा, प्रेजेंट करेगा हमारा इंड्यूसर क्या, हमारे रेप्रेसर जीन से बाइंड कर लेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कोड कर पाएगा, ऑपरेटर से कोई बाइंड नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ऑपरेटर सिग्नल प्रोवाइड करेगा हमारे प्रमोटर को कि अब सारे स्ट्रक्चर जिनको आप कोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या क्या फॉर्मेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइड का फॉर्मेशन होगा, ट्रांस एसाइटाइलेज का फॉर्मेशन होगा, और भी बहुत सारे हमारे केमिकल्स यहाँ पे बनेंगे, सब्सटेंस बनेंगे, जिसको हम अगले स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि कैसे हमारा स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन हमारे लैक ऑपरेरॉन के अंदर काम करता है। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा सेशन को। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, वैसे तो नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको हर एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, हर एक एग्जांपल बता दिया है। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं इसका हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑपरेरॉन हमारे सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि किया था जैकब और मोनार्ड ने, जिसके अंदर लैक्टोज हमारा सब्सटेंस यहाँ पे क्या था, फ्रूट मीडियम, जो कि यहाँ पे एब्सेंट था, जो कि हमारा फूड सोर्स का काम कर रहा था हमारे किससे, अर्शिशा कोलाई के लैक्टोज, वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एब्सेंट था। दूसरा स्विच ऑफ कंडीशन, इसे क्यों नाम दे दिया गया उसको हम आगे तरह में पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ पे बना हुआ है हमारे लैक ऑपरेरॉन स्विच ऑफ कंडीशन का, उसके हम डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। पी से हम डिनोट करेंगे हमारे प्रमोटर रीजन को, जहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होगी, लैक ऑपरेरॉन के अंदर स्टार्ट की जाएगी। दूसरा आएगा रेगुलेटरी जीन, जिसको हम डिनोट करेंगे आई जीन की तरह से, जो कि क्या करेगा, हमारे रेप्रेसर एमआरएनए का सिंथेसिस यहाँ से करेगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के कारण। तीसरा आ जाएगा हमारा ऑपरेटर रीजन, जो कि सबको ऑपरेट करेगा हमारे तीनों स्ट्रक्चरल जीन को। कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, वाई जीन, जेड जीन और ए मतलब अल्फा जीन। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन आता है जो कि हमारे काम करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहाँ पे मेन प्रोसेस हो क्या रही है, यहाँ पे हमारा इंड्यूसर यहाँ पे सबसे पहली बात तो एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज मीडियम प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसे कोई मीडियम में अर्शिशा कोलाई को डाल दिया जाए जहाँ पे उसे कुछ खाने को मिले, कुछ ऐसे माहौल नहीं मिले उसे रहने लायक, तो क्या करेगा, वहां पे वो सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ह्यूमन की टेंडेंसी भी ऐसी होती है, हमें आरामदायक जगह चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए, तो वही हम अच्छे से रह सकते हैं। ज्यादा गर्मी धूप दे देंगे तो हम कहाँ रह सकते हैं, नहीं भाग जाएंगे वहां से। अर्शिशा कोलाई तो बेचारा भाग नहीं सकता, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे जैसे। तो हम तो क्या करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं अपनी जो भी यहाँ पे जगह पे हम, पर ये बेचारा कहाँ जाएगा, एक ही जगह पे डाल दी उसको एक दपक के अंदर, तो वहां से कहाँ ही भागेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्शिशा कोलाई स्विच ऑफ हो जाएगा कंडीशन, मतलब कि अर्शिशा कोलाई मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है। यहाँ पे अगर इंड्यूसर होता तो यहाँ पे वो चीजें नहीं होती। इंड्यूसर कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे अर्शिशा कोलाई क्या करेगा, सर्वाइव कर सकेगा, आराम से रह सकेगा, खा पी रहेगा, मस्त मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आती है हमारे स्विच ऑन कंडीशन के अंदर। पर स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होगा, रेप्रेसर प्रोटीन है वो जाके बाइंड हो जाएगा हमारे ऑपरेटर रीजन से। ऑपरेटर रीजन क्या कर रहा था, तीनों स्ट्रक्चरल जीन को कोड कर रहा था, और यहाँ से हमारे क्या बने थे, कुछ सब्सटेंस यहाँ सिंथेसिस हो रहे थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसाइटाइलेज और भी कुछ हमारे सब्सटेंस, यहाँ पे वो सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, सीक्रेट हो जाएंगे। तो रेगुलेटरी जीन से हमारा रेप्रेसर एमआरएनए क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। रेप्रेसर एमआरएनए से क्या बन रहा है, हमारा रेप्रेसर बन रहा है, जो कि बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से, तो काम नहीं करेगा ना, ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगी। ट्रांसक्रिप्शन तभी होगी जब यहाँ पे क्या रेप्रेसर ना हो, लैक्टोज के प्रेजेंस के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये आ जाएगा हमारा स्विच ऑफ कंडीशन, जिसमें क्या होगा, रेप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर जीन ओ जीन एंड
prevent RNA polymerase from transcribing the operon in the absence of inducer. इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पे हमारा प्रिवेंट हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज हमारा ट्रांसक्राइबिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेप्रेसर है वो हमारा ऑपरेटर से ज्वाइन हो गया, इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं स्विच ऑफ कंडीशन, जिसके अंदर लैक्टोज एब्सेंट होता है। आई होप को आपको स्विच ऑफ कंडीशन यहाँ पे समझ आया होगा हमारे लैक ऑपेरॉन का। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम पढ़ते हैं हमारे स्विच ऑन कंडीशन के बारे में। अब हम आते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट के हमारे जैकब एंड मोनार्ड के लैक ऑपेरॉन के, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ये जो हमारे लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर है हमारे स्विच ऑन और ऑफ कंडीशन में सेम ही रहेगा लगभग, बस स्विच ऑफ में क्या हो रहा था, ये जो हमारा रेप्रेसर था वो बाइंड हो जा रहा था ऑपरेटर से, जो कि स्विच ऑन के अंदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है। तो होगा क्या, यहाँ पे रेगुलेटरी जीन से हमारा रेप्रेसर एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे रेप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब जब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, इससे बाइंड नहीं कर पाएगा ना ऑपरेटर से, तो यहाँ पे इंड्यूसर काम करेगा हमारे लैक्टोज के अंदर और जाके बाइंड हो जाएगा हमारे रेप्रेसर प्रोटीन से, जो कि क्या करेगा, उसे इनएक्टिव फॉर्म में बना देगा। अब ये इनएक्टिव, इसका काम खत्म हो गया, इसको पकड़ के रख लिया। अगर कोई पतला आदमी जा रहा है हमारे रास्ते से, उसको एक मोटा आदमी पकड़ ले आके, तो क्या करेगा, अपने घर जा पाएगा मस्ती मस्ती में, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर ने इसे पकड़ लिया है, तो क्या होगा, हमारा रेप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा उससे और इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। समझ आई आपको बात। तो जब यहाँ पे हमारा इनएक्टिव फॉर्म में हो गया हमारा रेप्रेसर प्रोटीन, तो प्रमोटर क्या होगा, यहाँ पे खुला आजाद घूम रहा है। तो अब यहाँ क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन हमारा काम करेगा उसके ऊपर सारे जेड वाई और अल्फा, जिससे क्या बनेगा हमारा लैक्टोज। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस काम करेगा हमारे एमआरएनए के अंदर। यहाँ पे एमआरएनए क्या था, हमारा रेप्रेसर प्रोटीन में था, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन इलेक्ट्रोजन एमआरएनए के अंदर, जो कि क्या बनेगा, हमारे स्ट्रक्चरल जीन के सारे काम करेगा। कौन कौन से, आइए उसे देखते हैं। जेड जीन में क्या होगा, कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करेगा हमारा कौन, जेड जीन करेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाइड्रोलिसिस, मतलब कि हमारे फ्लूइड मीडियम बनाने के लिए किसका, हमारे डाइसैकेराइड लैक्टोज का। ठीक है, डाइसैकेराइड लैक्टोज को हमारे दो पार्ट में तोड़ देगा उसके मोनोमेरिक यूनिट के अंदर, जो कि होंगे हमारे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो कि उसके फ्लूइड मीडियम में और उसके न्यूट्रिशन मीडियम में काम करेंगे हमारे किसके, ईशर्शिया कोलाई बैक्टीरिया के, जो कि लैक्टोज के साथ मिला होता है। तो लैक्टोज को वो डायरेक्टली तो इंजेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो थोड़ा अच्छा सा फ्लूइड मीडियम में से फूड सब्सटेंस की तरह से हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ देगा दो भागों में मोनोमेरिक सब्सटेंस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर, ताकि वो आराम से क्या कर सके, अर्शिया कोलाई बैक्टीरिया से एब्जॉर्ब कर सके, खा सके। ठीक है, वाई जीन क्या करता है हमारा, वो देखते हैं। कोड्स फॉर परमिएज विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये सोच रहे होंगे अर्शिया कोलाई का मुंह होता ही नहीं है, दांत होती नहीं है, कैसे चबाएगा, कैसे खाएगा हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा वाई जीन रहता है ना, वो क्या करेगा, परमिएज एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट करेगा, जिससे जो परमिएबिलिटी रहती है हमारे सेल वॉल की, हमारे अर्शिया कोलाई बैक्टीरिया की, वो बिल्कुल परमिएबल हो जाती है हमारी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण यहाँ पे परमिएज एंजाइम क्या करता है, एक्ट करता है हमारे अर्शिया कोलाई के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो सेल मेम्ब्रेन रहती है ना उसकी, उस पर एक्ट करेगा। तो सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल परमिएबल होगा परमिएज एंजाइम के कारण, और क्या करेंगे, जितना ग्लूकोज रहेगा वो सारा अपने अंदर ले लेगा ऑटोमेटिक बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, जो कि कौन करेगा, हमारा परमिएज एंजाइम। किसके हेल्प से, हमारा वाई जीन की हेल्प से, जो कि आता है हमारा स्ट्रक्चर यूनिट का एक पार्ट। थर्ड जीन क्या होता है हमारा स्ट्रक्चरल, अल्फा जीन, जिसको हम कहते हैं ए जीन के नाम से। कोड फॉर ट्रांसएसिटाइलेज, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया। जो क्या करेगा, हमारा ए जीन जो हमारा जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहेगा हमारे बैक्टीरिया के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में हो गया फिर उसके अंदर हो गया, वो सब रिमूव करने का काम कौन करेगा, हमारा ए जीन, जो कि सिक्रीट करेगा एंजाइम कौन सा, ट्रांसएसिटाइलेज। जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा इकोलाई रहेगा वो बिल्कुल अच्छे से क्या करेगा, परमीबल रहेगा हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण, अच्छे से खाई पिएगा, उसके बाद सारे एक्सपेरिमेंट हम आराम से और आगे कर सकते हैं। यहाँ से सारा टॉक्सिक मटेरियल जो भी रहेगा बैक्टीरिया के अंदर वो रिमूव कर देगा कौन, ए जीन, हमारा स्ट्रक्चरल जीन का तीसरा पार्ट। समझ आया आपको, लैक ऑपरेटर का हमारा स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑफ में क्या होगा, हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा और वहां पे हमारा क्या करेगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा, जिसके कारण स्विच ऑफ हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, कोई भी यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए नहीं बनेगा। तो जैसे स्विच ऑन कंडीशन आया, लैक्टोज प्रेजेंट हुआ, तो उसमें क्या होगा, हमारा इंड्यूसर यहाँ प्रेजेंट रहेगा, जो कि बाइंड कर लेगा रेप्रेसर से, रेप्रेसर एमआरएनए से हमारा ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बन जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए रहेगा तो हमारा ऑपरेटर तीनों स्ट्रक्चर जिनको कमांड करेगा, तीनों स्ट्रक्चर जीन कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे। जेड वाला जीन क्या सिक्रीट करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो ऐसे सब्सटेंस क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा हमारे मोनोमरिक सब्सटेंस के अंदर। वो क्या करेगा, हमारे लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देगा। तो ग्लूकोज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने के कुछ तो होना चाहिए अर्शिया कोलाई के पास, तो उसके लिए वाई जीन क्या करता है, हमारा कोड, हमारा परमीज एंजाइम, जिसके कारण पूरी परमीबल हो जाती है उसकी मेम्ब्रेन हमारी अर्शिया कोलाई की, ताकि वो ग्लूकोज को अपने अंदर ले सके।
ए जीन क्या करेगा, जितना ही बैक्टीरिया के अंदर हमारा टॉक्सिक मटेरियल रहेगा पूरा ट्रांससाइटेलिस की मदद से पूरा बाहर निकाल लेगा, ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके, उस पर और एक एक्सपेरिमेंट हो सके साइंटिस्ट के जरिए। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी स्विच ऑन कंडीशन हमारे लैक ऑपरेंड की कंप्लीट। आई होप कि आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन समझ आया होगा लैक ऑपरेंड का। इसका हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा हो, क्लिस्टर क्लियर हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम इन शॉर्ट में कहते हैं एचजीपी। ठीक है, क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम शॉर्ट में एचजीपी कहते हैं, जो कि हमारा मेगा प्रोजेक्ट था। क्यों मेगा प्रोजेक्ट था, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। हमारा जेनेटिक मेकअप कोई भी ऑर्गेनिज्म का हमारे किसके ऊपर लाई करता है, हमारा डीएनए के ऊपर। जैसा हमारा डीएनए रहेगा वैसा जेनेटिक मेकअप हमारा रहेगा, उसी हिसाब से हमारा फिजिकल अपीयरेंस रहेगा। मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड होता है, जीन के ऊपर। जीन कहाँ लोकेटेड होता है, किसका फंक्शन यूनिट होता है, हमारा डीएनए का। जैसा हमारा डीएनए के अंदर हमारा जेनेटिक मेकअप होगा, उस हिसाब से हमारा इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा अपीयरेंस होगा। Human genome was launched in the year of 1990 and the project was completed in 2013, that is 30-year project. That's why it's called as mega project. जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो कब लॉन्च हुआ था, 1990 में, मतलब 1990 में ये लॉन्च हुआ था और कंप्लीट हुआ था 2003 के अंदर। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये 13 सालों तक ये प्रोजेक्ट पूरा चला था। इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से हमारे फीचर्स थे, कौन कौन से सीरियन फीचर थे, किसके ऊपर काम किया गया था, हमारे ह्यूमन जीनोम के ऊपर काम किया गया था, ये तो हमारे स्लाइड से पता चल गया हमें। ये जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल का किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारे डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं से कोरिलेटेड हमारा डीएनए के ऊपर, जेनेटिक मेकअप के ऊपर ही बात की गई होगी। इसका नाम ही ह्यूमन जीनोम है। जीनोम का मतलब डीएनए, जेनेटिक मेकअप ही तो होता है ना, तो उसी के ऊपर इसे शायद बात की होगी। इसीलिए उस चीज को खोजने के लिए साइंटिस्ट ने 13 सालों तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। इसलिए साइंटिस्ट ने इसके ऊपर 13 साल तक काम किया था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम मेगा प्रोजेक्ट दिया गया है। During the earliest year of HGP, the Wellcome Trust UK became a major partner. Additional contribution come from Japan, France, Germany and China. जैसे आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, फिर कोई अच्छा पेपर में पास होते हैं, एग्जाम पास करते हैं, टॉप करते हैं, तो बाजू वाले क्या बोलते हैं, हमने तो कहा था पेपर ले ले, हमने तो कहा था सब्जेक्ट ले ले, हमें तो पता ही था तुम करके दिखाओगे। ऐसा तो लोग अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना भी कल चढ़ावा से तो भगवान की तरह, जैसे कि हमने भी इसकी मदद की है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन किया है कि हमने भी इसकी सफलता में हमारा हाथ है। भले कुछ रहता नहीं है, बड़े ताना ही देते हैं एनी टाइम पूरे साल भर, पर हमारा भी सहयोग है, हमने भी कुछ दिया है, ऐसे देते हैं ना कोई कोई लोग रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमारे वेलकम ट्रस्ट यूके की तरफ से यहाँ बहुत सारे जो एडिशनल कंट्रीज थे उसने कंट्रीब्यूशन किया था कि हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमारा भी कुछ सहयोग लीजिए। कौन कौन सी कंट्रीज थी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, एसेट्रा एसेट्रा, और भी हमारे 4-5 और देश थे। मेनली एनसीईआरटी के अंदर ये 4 देशों के नाम है, फ्रांस, जर्मनी, हमारा जापान और चाइना। याद याद रखिएगा आप। अब इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम वाज टू अपीयर 3 × 10⁹ बेस पेयर। हमें पढ़ा था डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ अ सीक्वेंस रिक्वायर्ड इज $, इज 3 पर बेस पेयर। अगर हम $, के हिसाब से निकाले कि एक बेस पेयर का कितना कॉस्ट होता है, तो वो होगा हमारा $, का $3 के हिसाब से। मतलब पर बेस पेयर हमारे यहाँ पे $3 का होगा हमारे यूएस करेंसी के लिए। द एस्टिमेट कॉस्ट इन द प्रोजेक्ट अप्रॉक्स $9 बिलियन। अगर हम पूरे बेस पेयर अगर हम देखें हमारे कितना कॉस्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट का, तो वो आया था हमारा $9 बिलियन का। आप सोच सकते हैं 9 बिलियन कितना होता है $, में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ₹1 हमारा कितना होता है वहां पे इंडिया करेंसी के, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो 9 बिलियन $, कितना होगा आप सोच सकते हैं। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट के नाम से बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगाई थी हमारी सरकार ने, बहुत सारे देशों से हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया था इस प्रोजेक्ट को हमारा पूरा करने के लिए, हमारा भी सहयोग है। अगर पूरा हम समरी देखें इसके अंदर, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्योंकि इतना पैसा लगा है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। 13 सालों तक ये चला है, बहुत सारी कंपनीज में कंट्रीब्यूशन इसका किया है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। एचजीपी वाज एसोसिएटेड विद न्यू एरा इन बायोलॉजी कॉल्ड। एचजीपी ने हमारा एक नई टेक्निक का, जो बायोलॉजी के नया नया एरा बन रहा था, नया नया डेवलपमेंट हो रहा था हमारे बायोलॉजी के अंदर, उस एरा के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया गया। अब बताओ कि इतने सारे डीएनए के हमारे बेस पेयर है, हमारे कितने 3 × 10⁹ बेस पेयर। 0 0 0 0 काउंट करेगा 10 के अंदर 9 0 आ जाएंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका पूरा बेस पेयर आएगा। तो अगर हम इस हिसाब से करते हैं, हमारे पास पूरी कॉपी बुक सब खत्म हो जाती।
100 पेज का तो हमारे एक बुक बनती, 1000 पेज का एक पेज रहता है हमारा, उसके अंदर कितने ही सीक्वेंस लिख पाएंगे बेस पेयर के हमारे। तो 3000 तो 22,000 से पूरे बेस पेयर की पूरी बुक ही बन जा रही थी। तो साइंटिस्ट सोचा इतनी बुक्स हम संभाल के रखेंगे कहाँ, और कौन कौन इसको बार बार खोल खोल के देखेगा। तो उन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया, जो कि न्यू एरा में हमारे बायोलॉजी के आ रहे थे। उसका काम क्या होता है, कंप्यूटराइजेशन स्टोरेज ऑफ डाटा। पूरे डाटा का जो था इसने कंप्यूटराइजेशन स्टोर कर दिया, और उससे हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम दे दिया। मतलब बायो के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, स्टोर हो गई। एक टर्म बन गया हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जिसके अंदर पूरा का पूरा डाटा हमारा स्टोर रहेगा, जितना भी हमारे डाटाबेस में था। कि जितने डीएनए के सीक्वेंसेस थे पूरे हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएंगे। इसी टर्म का, इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया हमारा न्यू बायोलॉजी का, हमारा एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको कुछ यहाँ तक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले टॉपिक की तरफ, हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन मुद्दा क्या था, मतलब मेन गोल क्या था उनके प्रोजेक्ट का, वो देखेंगे हम। आइडेंटिफाइंग ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। कि ह्यूमन के डीएनए के अंदर बेसिकली 20 to 25,000 हमारे जीन पाए जाते हैं। उनको क्या करना, हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, हर एक जीन के बारे में पता लगाना। दूसरा, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप अ ह्यूमन डीएनए। कि हमारा ह्यूमन का डीएनए जो होता है वो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर से मिलकर बनता है। उनको आइडेंटिफाई करना और फिर सीक्वेंस में अरेंज करना, ताकि इसके बाद ये जीनोम आएगा, इसके बाद हमारा ये वाला जीनोम आएगा, उस तरीके से। थर्ड, स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस। हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ा था कि सारे डाटाबेस को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे हमारे कंप्यूटराइज लैंग्वेज के अंदर, हमारे बायोलॉजी के न्यू एरा के हिसाब से। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सारे डाटाबेस को हमारे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। फोर्थ, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। हमारे कुछ कुछ नए नए टूल्स यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम डाटा को एनालिसिस करने की, ताकि और जल्दी फास्ट हो जाए हमारा ये वाला प्रोजेक्ट और जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। फिफ्थ, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। हम ये भी करेंगे यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल, क्योंकि अगर हमें कोई अदर सेक्टर में अगर हमारी इन्फॉर्मेशन को भेजना होगा तो हम कैसे भेजेंगे। उस टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए एक फाइल दूसरी फाइल में भेज दे, ऐसा कुछ सिस्टम वहाँ पे था नहीं। इसीलिए वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए यहाँ पे एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से वो भेज सकते थे, चाहे वो अपने सेक्टर में या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर हो। 6 पॉइंट, address the ethical, legal and social issue ELSI that may arises from the project। मतलब कुछ कैसे हमारे एथिकल इश्यूज या फिर सोशल लीगल इश्यूज आ रहे थे, तो हम एड्रेस करेंगे इस प्रोजेक्ट के हिसाब से। ये हमारे हुए सारे एचजीपी के गोल ही, क्या क्या गोल थे हमारे प्रोजेक्ट का। अब हम कुछ मेथोलॉजीज के बारे में जानते हैं जो हमारा एचजीपी में आया था। मेथोलॉजीज, मेथड्स इन्वॉल्व 2 मेजर अप्रोचेस। जो हमारे मेजर अप्रोचेस थे इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने के जरिए। फर्स्ट हमारा एक्सपेरेंस सीक्वेंस टैग्स को हम कहेंगे EST, और सेकंड आ जाएगा हमारा सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सपेरेंस सीक्वेंस टैग्स क्या होता है, हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस आरएनए। जो भी हमारे एक्सपीरियंस कर रहे थे हमारे आरएनए को, उनके क्या करेंगे हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे सारे के सारे जीन को, किसके अंदर, हमारे एक्सपीरियंस सीक्वेंस टैग के अंदर। उन्होंने ये वाला सीक्वेंस में रख देंगे, ये वाले सारे हमारे क्या है, जीनोम के आरएनएज है, तो उनको एक साइड रख देंगे हमारे एक्सपेरेंस सीक्वेंस टैग्स में उठाकर। ये वाले जीनोम हमारे किसके लिए कोड करेंगे, हमारे आरएनए के अंदर आएंगे। तो हमारे डीएनए के अंदर सारे बेसिस पेयर रहेंगे, उसमें सारे हमारे ये वाले कौन से, हमारे आरएनए को कोड करने के लिए काम करेंगे। दूसरा, सीक्वेंस एनोटेशन, sequencing the whole setup genome that contain all coding and non coding sequences। हमारे सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, जब भी हम कोई आरएनए या एमआरएनए बनाते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन से, जब भी हमारा एमआरएनए बनता है यूकैरियोट्स के अंदर, वो क्या होता है, हमारा मेच्योर नहीं होता, इमेच्योर होता है। उसको हमें स्प्लाइसिंग, टेलिंग और कैपिंग की वजह से क्या करना पड़ता है, मैच्योर करना पड़ता है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें डायरेक्टली मैच्योर आरएनए मिलता है। तो हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर ही बहुत सारे ऐसे क्या हमारे आएंगे, जीनोम आएंगे, जो कि हमारे नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंस दोनों उसके अंदर पाए जाएंगे। कोडिंग का मतलब होता है हमारे जिसके अंदर सिर्फ हमारा मैच्योर आरएनए हो, जिसके अंदर सिर्फ एक्सोन हो। नॉन कोडिंग के अंदर हमारा इंट्रोन आता है, ठीक है। तो इंट्रोन को हमें निकालने के लिए स्प्लाइसिंग इस्तेमाल करेगा। स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमें टेलिंग और कैपिंग इस्तेमाल करेंगे। टेलिंग और कैपिंग इस्तेमाल करेंगे तब जाके स्टेबल और मैच्योर आरएनए बनेगा ना। तो उसके बाद ऐसे शिफ्ट कर देंगे हम कोडिंग सीक्वेंस के अंदर। तो ये कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को अलग अलग रखने के लिए अलग अलग बेसिस पेयर के अंदर जीनोम में, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस एनोटेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोई भी एनिमल सेल या प्लांट सेल के हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हिसाब से हम कट करेंगे अलग अलग, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर, ठीक है। तो उसको अलग अलग सेगमेंट से हम कट करेंगे। अब अलग अलग सीक्वेंस पे कट होकर उसको एक साथ अरेंज करना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, सर ये लंबा है, ये थोड़ा छोटा है। तो शॉर्ट अरेंज कैसे करेंगे हम इसको, इन शॉर्ट में हम इसको डाल देंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे डिवाइस के अंदर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, उसको साइज के अकॉर्डिंग, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, अरेंज कर देगा
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक होस्ट लेंगे, बैक्टीरिया और ईस्ट हमारा बेसिकली यहाँ पे होस्ट पाया जाता है, तो उसके बाद इसे इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा आएगा मेन हमारा काम सीक्वेंस एनोटेशन का। कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम ऐसा अरेंज करेंगे पहले तो, और जो हमारे कोडिंग सीक्वेंस रहेंगे, जो हमारे फंक्शन एमआरएनए रहेंगे, उसको होस्ट से हमारे क्या करेंगे, अटैच करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ईस्ट और बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं होस्ट के हिसाब से। तो कॉमनली होस्ट हमारे क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा हमारा बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में BAC, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि हम शॉर्ट में कहते हैं YAC। ये दो टर्म होते हैं हमारे। BAC मतलब हो गया बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC हो जाएगा हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों आते हैं हमारे कॉमनली होस्ट जो कि इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी और सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर भी। मॉलिक्यूलर सीजर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमारे ह्यूमन जीनोम के सीरियन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसको हम अगले सेट के ऊपर जानते हैं। चलते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जो कि है हमारा सीरियन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कौन कौन से हमारे सीरियंस खास फीचर थे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो बेसिकली हमारे 6 सीरियन फीचर्स हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आते हैं। कौन कौन से वो देखेंगे हम। Human Genome Project contain 3164.7 बिलियन बेस पेयर। हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पूरा अगर हम देखें मिला के तो कितने बेस पेयर थे हमारे, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स थे। क्लियर। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर। हर एक पर्टिकुलर जीन के पास हमारे 3000 बेसिस कंसिस्ट थे एवरेज, ऑन एन एवरेज। बट साइज वेरी ग्रेटली विद द largest known as the human genome is a dystrophin at 2.4 मिलियन बेसिस। पर इनसे भी सबसे ज्यादा अगर हम साइज की बेसिस के ऊपर देखें कि इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन होगा, जीन के अंदर कंसिस्ट करते हैं ऑन एवरेज 3000 बेसिस। पर अगर हम सबसे ज्यादा ग्रेटली साइज में देखें तो कौन सा था हमारा ह्यूमन जीनोम के अंदर जीन, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन के अंदर हमारा 2.4 मिलियन बेसिस था सिर्फ एक डिस्ट्रोफिन के अंदर हमारे ह्यूमन जीनोम की। The function are known for over 50% of discovered gene। जो हमारे डिस्कवर्ड हुए थे सारे जीन, उसमें से 50% हमारे ऐसे जीन थे जिसका फंक्शन पता ही नहीं था साइंटिस्ट को। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तब तक वो ढूंढ ही नहीं पाए थे। 50% हमारे डिस्कवर जो जीन हुए हैं उनके फंक्शन क्या है, वो अननोन थे, अभी भी पता नहीं है वो 50% जीन के हमारे क्या क्या फंक्शन थे, कौन किसको कोड कर रहा था, कौन से बेसिस पेयर थे, कौन सा एंजाइम बना रहे थे, कौन सा एंजाइम यहाँ पर रिलीज हो रहा था, कौन सा प्रोटीन बना रहे थे, पता ही नहीं लगा पाया आखिर तक साइंटिस्ट। लेस देन 2% ऑफ द जीन कोड फॉर प्रोटीन। हमारे लेस देन 2% से भी कम हमारे जीनोम क्या करते हैं, कोड करते हैं हमारे प्रोटीन को। क्लियर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने रेड लाइन से लिखे हुए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन 2968। जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारे जीन पाए जाते हैं। बेसिकली कितने, 2968 जीन हमारे पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 की। हमारा क्रोमोसोम का सेट होता है ना पूरा हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर, तो उसमें से क्रोमोसोम फर्स्ट के ऊपर हमारा मोस्ट ऑफ द जीन 2968 पाए जाते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम जो होता है हमारा उसके अंदर सबसे कम जीन पाए जाते हैं। जो हमारे मेल का कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम वाई होता है, एक्स होता है ना, तो वाई वाले के ऊपर हमारा सबसे कम जीन पाया जाता है, जिसके अंदर कितना होगा टोटली 231 जीन, अप्रोक्सीमेटली 231 जीन पाया जाता है हमारे वाई क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि हमारा सेक्स बताता है हमारे मेल का XY। ठीक है, तो वाई इसमें से क्या होगा हमारा जीन जिसके अंदर हमारा सबसे कम यहाँ पे पाया जाता है जीनोम 231 only. Scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA differences. साइंटिस्ट ने अभी तक जितने भी जीनोम खोजे थे उसके अंदर से 1.4 मिलियन लोकेशन जो थी सेम थी, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड वहां पे क्या था, चेंज था बस अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उन्होंने सोचा इस टर्म को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, एक नाम दे देंगे, तो उसने नाम दे दिया गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक डीएनए का बेस पेयर छोटा सा जीन जो है वहां पे चेंज होगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कुछ अलग डिफरेंस दिखना। तो पूरा का पूरा जीनोम से बस एक डिफरेंस वहां पे जीन का है, तो उसे टर्म हम क्या दे देंगे, SNPS, मतलब शॉर्ट में से ऐसे कहते हैं, मतलब कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स हमारे आता है ह्यूमंस के अंदर, ऑकर इन द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, यहाँ होता है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट। इसका हम चलते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है इस चैप्टर के यहाँ तक के टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर के और इस लेक्चर के, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको हम देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक दैट शोज दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। मतलब कि हर एक जेनेटिक मेकअप हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट होता है। और क्यों डिफरेंट होता है वो हमारे जेनेटिक मेकअप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हम टेक्निक के बारे में जानेंगे।
फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सर एलेक्स जाफरे, के सबसे पहले हमारे फादर जो थे, हमारे सबसे पहले टर्म दिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो थे हमारे सर एलेक्स जाफरे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ यूनिक फिंगरप्रिंट. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म इतना डिफरेंट क्यों होता है. हर एक ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे जीनोमिक सीक्वेंस चेंज होता है, उसका फिंगरप्रिंट चेंज होता है. फिंगरप्रिंट हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है ना, तो ये क्यों होता है उसका हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जानेंगे. In some specific region in DNA sequence called repeated DNA sequence because in this sequences a small stretch of DNA is repeated many times. हमारे डीएनए सीक्वेंस के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन होता है हमारे डीएनए का, जहाँ पे क्या होता है, डीएनए के कुछ यहाँ पे सीक्वेंस क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं. तो साइंटिस्ट ने उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो सीक्वेंसेस को उन्होंने जब स्ट्रेच किया, डीएनए को हमारा एम्प्लीफिकेशन करके देखा कि कुछ हमारा डीएनए स्मॉल मात्रा में था, उसको बड़ा करके देखा तो उसमें बहुत सारे टेंडेंस क्या हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे. कुछ सीक्वेंस बार बार डीएनए के आ रहे थे, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस को हमारा डीएनए क्या नाम दे दिया गया, रिपीटेटिव डीएनए नाम दे दिया गया हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर. Last point, the since the DNA from each tissue such as blood, hair follicles, skin, bone, saliva, sperm, etc. हमारे डीएनए का यहाँ पे जो फिंगरप्रिंटिंग का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसके अंदर हम डीएनए को कहीं से बॉडी के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एग्जांपल, ब्लड से ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल से, बोन से, स्किन से, सलाइवा से या स्पर्म से. स्पर्म क्या होता है, हमारा मेल के अंदर हमारा जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर पाया जाता है जीनोम का. तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे डीएनए को. और ये था हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हमारा इंट्रोडक्शन. तो इसका हम चलते हैं, दो कॉन्सेप्ट हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट, और पीसीआर. पीसीआर क्या होता है, हमारा पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. इट हेल्प इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. तो डीएनए क्या करेंगे, हम एम्प्लीफाई करेंगे, मतलब स्ट्रेच करेंगे, उसका टेंडेंस क्या करेंगे, बार बार रिपीट किया जाएगा. डीएनए को स्ट्रेच करके हम लोग उसे लंबा किया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा डीएनए का हमारा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा. तो उससे हमारा क्या होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो कि एम्प्लीफाई करेगा हमारे डीएनए को, कि ये ना कितना हमारे डीएनए का शॉर्ट जो सेगमेंट है उसको हम कैसे हमारा लंबा कर सकते हैं. इस टेक्निक के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर, कि कैसे एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, कौन कौन से एंजाइम वहां पे आते हैं, किस सेगमेंट के ऊपर डीएनए को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है ताकि दूसरे सेगमेंट्स आके वहां पे जुड़े न्यूक्लियोटाइड, और वहां से हमारे पे नया डीएनए क्या होता है, फॉर्मेशन करता है वहां पे. उसके बारे में और जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. अभी आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो हमारा पीसीआर है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, वो हमारा एम्प्लीफिकेशन में डीएनए की हेल्प करता है. दूसरा पॉइंट, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट. अभी हमने देखा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में, उसी तरीके से वीएनटीआर भी होता है कि हमारे टेंडेंस जो रहते हैं हमारे डीएनए के अंदर, वो बार बार उसी को रिपीट करता है. तो वो रिपीटेटिव टेंडेंसी को देखकर साइंटिस्ट ने इसे नाम दे दिया गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट. की डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं, स्पेशल सीक्वेंसेस, यूनिक सीक्वेंसेस, जो कि बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं. तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन. शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट इन द डीएनए आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल, दैट्स कॉल्ड एज मिनी सेटेलाइट. हमारे कुछ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत छोटे हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि हमारे डीएनए के अंदर बहुत बार अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर. तो जो कि हमारे हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, हमारे सीक्वेंसेस बहुत बार रिपीट किए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो उसे नाम दे देंगे हमारा मिनी सैटेलाइट. की मिनी सैटेलाइट की तरह हमारे बहुत बार हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस के अंदर जो भी शॉर्ट सीक्वेंस है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो टेंडेंट को नाम दे देंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट. कि कुछ टेंडेंट्स ऐसे जो बार बार अपने डीएनए के सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, तो उसको नाम दे देंगे हम वीएनटीआर. क्लियर. ईच इंडिविजुअल इनहेरिटेड दिस रिपीटेड फ्रॉम हिज और हर पेरेंट. वीएनटीआर के अंदर हमारा हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे इनहेरिटेड होता है हमारे कुछ स्टैंडर्ड जो कि आते हैं हमारे पेरेंट्स से एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन टाइम पे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों, मदर और फादर क्या करेगा, गैमेट क्या करेगा, फ्यूज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और उससे बेबी का डेवलपमेंट होता है. तो उसके अंदर भी कुछ हमारे वीएनटीआर सीक्वेंस होते हैं ना जीनोम के अंदर, तो वो मिक्सअप होंगे, कुछ नया यहाँ पे इनहेरिटेड होगा, कुछ हाइब्रिड हमें मिलेगा. उससे जो हमारा बेबी का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, जो उसको जेनेटिक मेकअप रहेगा, वो चेंज रहेगा. कुछ सीक्वेंस जो होता है हमारे मदर और फादर का हमारे बेबी के अंदर आता है, और बच्चे को देख के बता सकते हैं कि उनके मदर और फादर कौन है. पर कुछ यहाँ पे भी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशिटी आती है कि बच्चा हमारा है कि नहीं, ये इनकी फादर या मदर है कि नहीं, पता लगाने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं. कि क्योंकि क्राइम विटनेस भी रहता है, तो उसका हम डीएनए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का डीएनए जो होता है वो अलग रहता है, किसी का भी सेम नहीं होता. हम यहाँ पे ट्विंस की बात नहीं कर रहे, ट्विंस के अंदर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पर्सन क्या होता है, एरर होता है, कि उनका डीएनए दूसरे से अलग होता है, तभी दोनों अलग अलग है ना ट्विंस वाले भी. तो उसमें क्या होगा, हमारे वीएनटीआर के अंदर हमारा कोई रेप विक्टिम को देखना होगा, या फिर पैटर्निटी टेस्ट कराना होगा, या फिर फॉरेंसिक टेस्ट कराना होगा, या फिर किसी का रेप हुआ तो रेप विक्टिम को पता लगाने के लिए, तो यहाँ पे स्पर्म जो हमारा डिस्चार्ज होता है ना, सीमेन डिस्चार्ज, सीमेन एनालिसिस किया जाता है हमारे वजाइना के पास से, जिस फीमेल का रेप हुआ होगा. तो ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत सारी चीजों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. तो अभी तक जैसा चलता आ रहा है हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर, कि पहले हम डायग्रामेटिक, तो पहले हम क्या करते थे, थ्योरी देखते थे, उसके बाद हम डायग्रामेटिक व्यू पे जाते थे. पर अब
हम क्या करेंगे, पहले डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसके बाद देखेंगे इसकी थ्योरी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थ्योरेटिकल व्यू कैसे होता है। क्योंकि मैंने बताया आपको, हर बार बताता हूं मैं कि पहले अगर आप डायग्रामेटिक व्यू देख भी लेंगे ना तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आप हमेशा थ्योरी का अगर पढ़ते जाएंगे ना तो डायग्रामेटिक व्यू और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप डायग्राम को डायरेक्टली देख के खुद ब खुद थ्योरी लिख सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारा विजुअलाइजेशन स्टेप्स के अंदर कैसा दिखता है डायग्रामेटिक व्यू में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्रामेटिक व्यू और हमारा स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। मैंने स्टेप्स और डायग्रामेटिक व्यू को एक साथ जोड़ दिया है क्योंकि अगले स्लाइड अगर हम जाएंगे तो लेक्चर का लेंथ जो है वो और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसीलिए डायग्रामेटिक के साथ साथ आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन स्टेप्स आते हैं। अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे इस्तेमाल करनी है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या करेंगे, टिश्यू, सेल, सलाइवा, स्पर्म या फिर उसके बोन से क्या करेंगे, सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे बेस्ट काम क्या होता है, ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कोई भी इंडिविजुअल का, उसके ब्लड सैंपल्स में से हम क्या करेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यही आता है, आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए सैंपल। कि डीएनए को क्या करना, आइसोलेट करना हमारे कोई भी सेल से, जो भी हमने सेल लिया है, टिश्यू लिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए सेगमेंट्स। तो एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने डीएनए को हमारे ब्लड सैंपल से, ये हमारा डीएनए है कोई भी एक सेल से हमारे ब्लड के। उसके बाद क्या करेंगे, हम डाइजेशन करेंगे हमारे डीएनए के सेगमेंट्स को, मतलब कि डीएनए के सेगमेंट्स को हम काटेंगे अलग अलग हिस्सों के अंदर, छोटे बड़े साइज में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डीएनए कट इन द फ्रेगमेंट बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट्स कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि आता है हमारा सेकंड स्टेप, डाइजेशन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब कि यहाँ पे डीएनए को अलग अलग हिस्सों में काटेंगे बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर, जो कि होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे हमारे सारे डीएनए के सेगमेंट्स को हमारे एक लाइन के अंदर, की छोटे और बड़े सेगमेंट एक साथ अरेंज है अच्छे तरीके से। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो कि हमारा थर्ड स्टेप आता है। सेपरेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाय द हेल्प ऑफ किसके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक मशीन होती है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ये भी हम बात करेंगे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमारे कौन कौन सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन चीजें पाई जाती है, जिसके कारण जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वहां पे आसानी से क्या हो जाता है, लेंथ के हिसाब से सेपरेट हो जाता है। इस टर्म को मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे वो सीविंग इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण जो हमारे ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखते हैं हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स के, वो जल्दी जल्दी जो भी छोटे सेगमेंट रहते हैं वो स्पीड से आगे निकल जाते हैं, जो बड़े बड़े सेगमेंट रहते हैं वो पीछे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको, सीविंग इफेक्ट कहते हैं इसे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, डीएनए के बॉन्ड्स जो हमारे फ्रेगमेंट्स रहेंगे उनको नायलॉन की शीट के अंदर रख देंगे, जो कि क्या करेंगे, जो भी नायलॉन की शीट रहेगी ना, जो अच्छे डीएनए के फ्रेगमेंट्स रहेंगे उसको ऊपर ले लेगी, और जो काम के रहेंगे वो नीचे ही रह जाएंगे। इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। क्लियर। फिफ्थ टेक्निक में क्या होगा, लेबल करेंगे हम वीएनटीआर को। कैसे लेबल करेंगे, डीएनए प्रॉब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जो कि बाइंड करेगा हमारे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे नायलॉन की शीट होती है, नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर भी नायलॉन की शीट थी, इसके अंदर हमारी साउथिंग ब्लॉटिंग हो रही थी, इसके अंदर भी हमारी नायलॉन की शीट पाई जाएगी, हमारी एक्स्ट्रा नायलॉन की शीट। इसके कारण क्या करेंगे, डीएनए के जो प्रॉब रहेंगे वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेंगे और उनको क्या करेंगे, नायलॉन शीट के अंदर कवर कर देंगे, जिसके अंदर हमारा लेबल्ड वीएनटीआर बन जाएगा, जो लेबल्ड डीएनए बन जाएगा। अब लेबल डीएनए तो बन गया, उसको रिपोर्ट में लाना है हमें। तो रिपोर्ट में लाने के यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सरे एक्सपोज करेंगे उसके ऊपर। तो एक्सरे एक्सपोज करने से क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे वीएनटीआर रहेंगे वो हमारे क्या देंगे, रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे। कैसे, हमारा वेरिएबल नंबर और टेंडन रिपीट, क्योंकि कलरफुल बैंड देखेंगे हमें डीएनए के हमारे एक्सरे एक्सपोज के कारण। एक्सरे एक्सपोज करेंगे तो हमें यहाँ पे वीएनटीआर का आप क्या मिलेगा, कलरफुल विजन मिलेगा हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट से। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, ऑडियो रेडियोग्राफी के हेल्प से और एक्सरे एक्सपोज की वजह से यहाँ पे हमें वीएनटीआर क्या मिलेगा, यहाँ पे कलरफुल विजन मिलेगा, जो कि हमारा लास्ट स्टेज आएगा हमारा डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मदर और फादर का डीएनए से कंबाइन करके देखेंगे कि ये वाले फ्रेगमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी टेंडन में गड़बड़ी हुई, मतलब कि मदर और फादर का डीएनए अगर बच्चे के डीएनए से मैच नहीं कर रहा, मतलब वो उनके पेरेंट्स नहीं है। वैसे ही हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी यही होता है, हमारा वीएनटीआर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई भी रेप विक्टिम को पता लगाने के लिए। फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यही काम करते हैं कि कोई भी अगर डीएनए का कोई भी छोटा सैंपल अगर हमारे कहते डेड बॉडी का पाया जाएगा तो उससे हम विक्टिम को पता लगा सकते हैं कौन असली में खून किया, किसने हमारे काम किया, किसने मारा इस आदमी को, ये हम पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से। आई होप कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अब सारी की सारी समझ आ गई होगी, क्रिस्टल क्लियर होगा आपको हर एक टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको डायग्रामेटिक और थ्योरेटिकल दोनों व्यू से आपको समझा दिया है। यहाँ पे होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अगले स्लाइड के ऊपर, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देके जाएंगे। अभी क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन इज, कितने जीनोम थे जो हमारे प्रोटीन को कोड कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज मोर देन 5%, ऑप्शन नंबर सेकंड इज लेस देन 8%,
Option third is less than 2% and option 4 is more than 3%. Second question, how many gene are present in Y chromosome? Y chromosome के ऊपर कितने जीन हमारे प्रेजेंट थे? फर्स्ट ऑप्शन इज 281, सेकंड इज 550, थर्ड इज 731 एंड फोर्थ इज 231. थर्ड क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम कंटेन, ह्यूमन जीनोम हमारे कितने कहते हैं बेस पेयर जो है वो कंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 2968 बिलियन बेस पेयर, second is 3164.7 billion base pair, third is 3080.7 million base pair and fourth is 247 million base pair. ये सब में से बताना है कि हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर कितना बेस पेयर कंटेन करता है. फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. जो सेट होता है ना हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर हमारा कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या नाम से पुकारते हैं? First is sequence annotation, second is express sequence test, third is bioinformatics and fourth is polymorphism. Last question of this session, amplification of DNA by the help of which technique? Amplification हमारे DNA का मतलब हम DNA के साइज को या फिर उसकी लेंथ को किस टेक्निक से हेल्प से हमारे DNA की लेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ऑप्शन फर्स्ट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम कहते हैं SNPs. सेकेंड इज एस्ट्रेक्स सीक्वेंस टैग, जिसको हम कहते हैं EST. ऑप्शन थर्ड इज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपेयर एंड फोर्थ इज PCR, पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन. ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अभी देके जाएंगे. उसके बाद चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा इवोल्यूशन. उसके अंदर मैं इस चैप्टर का आपका आंसर नहीं बता सकते कि हमारा न्यू चैप्टर रहेगा ना वो. इस लेक्चर के जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे सबके आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. उससे पहले विदाउट चीटिंग आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करेंगे. सबसे पहले आंसर देंगे हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके बाद चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आपके कितने गलत हुए और कितने सही हुए. मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं. इसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट स्लाइड के ऊपर इस लेक्चर के, कि वहां पे मैं जो ट्रांसलेशन में आपको क्वेश्चंस पूछा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि 5th लेक्चर था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसके आंसर मैं वहां पे आपको रिवील कर दूंगा. उसके आंसर मुझे बताइएगा आपने कितने आंसर उसमें से सही किए हमारे लास्ट लेक्चर के हिसाब से. ठीक है, ये हमारे लास्ट इसके आंसर आप चेक कर लीजिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे. तो फर्स्ट हमारा था क्वेश्चन, इनिशिएशन कोडोन हमारा कौन होता है जेनेटिक कोड में? तो आंसर था हमारा AUG. प्रोलीन जो था हमारा CCU जेनेटिक कोड कोड कर रहा था. ग्लूटामेट जो हमारा सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है ना, उसमें ग्लूटामेट से हमारा वेरिएंट क्या होता था, चेंज हो जाता था. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, जो हमारा tRNA होता है, जो कि हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी उसे कहते हैं, तो उसका शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो होता है हमारा 3D स्ट्रक्चर, हमारा इन्वर्टेड L शेप लाइक स्ट्रक्चर. जो हमारा राइबोसोम होता है, सब यूनिट और यूनिट पूरा मिलाकर हमारे राइबोसोम के अंदर हमारे कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो वो था हमारा 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन. और लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम जो होता है हमारे tRNA के अंदर, उसको कौन सी लूप के ऊपर पाया जाता है? 4 लूप होते हैं हमारे. तो 4 लूप में से D लूप के ऊपर हमारा एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या होता है, पाया जाता है हमारे D लूप के ऊपर हमारे tRNA की. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चन मैं आपको बता दिए क्या क्या था और उनके कैसे कैसे आंसर यहाँ पे आए हैं. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है. आज का हमारा जो टॉपिक था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, ये लास्ट लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो अगर आपको इस सेशन में या फिर अभी तक जो ही मैंने पढ़ाया है मॉलिक्यूलर बेसिस किसी भी सेशन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. हमेशा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, आप उसके अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं. मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर. स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी.